हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे यूनिट 4 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। यूनिट 4 में हमारा क्या है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ एंड रूल रेगुलेशन एंड इंफॉर्मेशन। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी जैसे आप किसी का खुद का प्राइवेट ओनरशिप जैसे होता है कि जैसे यूनिट 5 में था कि प्राइवेट ओनरशिप जैसे था, उसमें कि प्राइवेट जैसे कोई अपना परचेजिंग किया, कोई भी जैसे कुछ एक बिल्डिंग या बिल्डअप किया, तो उसका क्या खुद का अधिकार है, क्या उसका लेबिलिटी है, क्या उसका लेजिटिमेसी है कि वो कोई दूसरा कोई उसको मतलब जैसे प्रोटेस्ट होता है तो उसमें दूसरे को क्या होता है उसका नुकसान पहुंचा देता है। तो ये सब ना होने के लिए उसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, खुद का प्रॉपर्टी, उसके लॉ क्या है वो है। और रेगुलेशन टू इंफॉर्मेशन, जैसे कि क्या क्या इंफॉर्मेशन रेगुलेट होगा अगर उसका कोई भी प्रॉपर्टी ओनरशिप है। तो एक एक करके देखते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का राइट क्या है, क्या उसके अधिकार है और क्या प्रॉपर्टी किसको कहेंगे कि ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज इंटेंजिबल क्रिएशन ऑफ ह्यूमन माइंड। इंटेंजिबल मतलब कि कहते हैं विचित्र, मतलब कि ह्यूमन माइंड में जैसे कोई भी एक जैसे विचित्र कोई भी क्रिएट किया, जैसे कोई भी अपना एक कुछ बनाया, usually expressed as a translated in a tangible form that is assigned a certain right to property। अब ये देखिए, राइट टू प्रॉपर्टी वाला जो टर्म है वो पहले हमारा क्या होता था, मौलिक अधिकार होते थे, फंडामेंटल राइट होते थे। फंडामेंटल राइट 7 हुआ करते थे और 7th वाला ये था। लेकिन अब ये वाला हट गया, क्योंकि कभी भी जैसे क्या होता है, सरकार और कुछ भी अपना कुछ कंस्ट्रक्शन के लिए अगर देखती है कि ज्यादा लोग का प्रॉफिट है तो उसमें राइट टू प्रॉपर्टी इसलिए कैंसिल कर दिए। इसका एग्जाम्पल दिया है नीचे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंक्लूड ऑथर कॉपीराइट ऑन अ बुक और आर्टिकल। अब इसमें दिया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जैसे कोई भी ऑथर अपना बुक पब्लिश किया तो उसको और कोई कॉपी करके नहीं कर सकता, इसलिए क्या क्या किया गया है इसमें, ऑथर कॉपीराइट का मतलब कॉपीराइट उसे वो कर दिया, मतलब कि गवर्नमेंट द्वारा उसका रूल रेगुलेशन ला दिया गया है। और दूसरा फिर उसमें प्रॉपर्टी राइट क्या क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कैन बी डिफाइंड एज द राइट टू गिवन पीपल ओवर क्रिएशन ऑफ दियर माइंड। मतलब जो अगर कोई भी जैसे इनिशिएटिव या कोई भी व्यक्ति है जैसे अपना खुद का क्रिएट किया है, खुद का इनिशिएट किया है, तो उसको जो राइट है, मतलब कि अब ऐसे तो नहीं कि जैसे ये आज बना कोई भी चीज, जैसे कुछ भी मान लीजिए एक ब्लूटूथ या हेडफोन कुछ भी नया बन रहा है तो वो कल भी जैसे दूसरा व्यक्ति उसका कॉपी नहीं कर सकता, इसलिए उसका अधिकार होता है आईपीआर का। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में आईपीआर भी बोलते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो ये क्रिएशन ऑफ माइंड, पीपल के ओवर क्रिएशन ऑफ माइंड के होते हैं। और फिर दूसरा पॉइंट क्या है, दे यूजुअली गिव क्रिएटर एक्सक्लूसिव राइट ओवर देयर यूज। मतलब कि ये क्या इसका कहना चाह रहा है, जो क्रिएट किया हुआ है, जो क्रिएटर है, जो भी जो चीज बनाया है, सर्टेन पीरियड ऑफ, ये नहीं होता है, इसमें भी नहीं होता है कि फिक्स जैसे कि कोई भी अमाउंट ऑफ टाइम फिक्स कर दिया, पीरियड ऑफ टाइम फिक्स कर दिया कि 1 साल 2 साल के लिए इसका कोई कॉपीराइट नहीं बना सकता, उसके बाद वो पब्लिश कर सकता है। जैसे इसमें देखते हैं, दवा में भी देखते हैं, पेटेंट और जेनरिक होता है, पहले पेटेंट होता है कुछ सालों के लिए, फिर जेनरिक हो जाता है। ये सब इसमें है आईपीआर में आपका। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कैसे कैटेगराइज किया गया है। तो पहला क्या है, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में क्या होता है, जैसे कोई भी इन्वेंशन, देखिए यहाँ पे आया था ना पेटेंट, इन्वेंशन, ये सब ट्रेडमार्क, जैसे कोई का जैसे टाटा का ट्रेडमार्क होता है, रिलायंस का ट्रेडमार्क होता है, वो लोग अपना फिक्स किए रहते हैं। जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ सोर्स, जैसे कोई अपना कोल्स माइनिंग वाइनिंग होता है तो उसमें क्या होता है, फिक्स्ड एरिया डिसाइड होता है कि इतना जियोग्राफिकल एरिया तक इस पर्सन का है, इतने जियोग्राफिकल एरिया तक इस इंडस्ट्री या पर्सन का है, ये सब डिसाइड होता है। और दूसरा क्या उसमें क्या है, ये इंडस्ट्रियल लेवल पे था। और ये दूसरा कॉपीराइट, जैसे कि एक कॉपीराइट इसमें भी होता है कि जैसे लिटरेरी, मतलब कि कोई भी अपना या पोएट्री या कोई भी अपना बुक या ये सब लिखा तो उसको कोई कॉपी नहीं कर सकता। आर्टिस्ट्री वर्क, जैसे कोई मूवी वूवी निकाला तो उसका सेम कोई कॉपीराइट नहीं कर सकता। इसमें कई सारी चीज आते हैं, पोयम आते हैं, म्यूजिकल वर्क आते हैं, आर्टिस्ट वर्क आते हैं, ड्राइंग, पेंटिंग, ये सब इसी में आते हैं, कॉपीराइट में होते हैं। कॉपीराइट ऑल्सो इंक्लूड दोज आर परफॉर्मिंग आर्टिस्ट इन दियर परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस के आधार पर उसका कोई कॉपी नहीं कर सकता। ब्रॉडकास्ट है, अगर वो चाहे उससे पूछ के, ओनर जो है उसका प्रोड्यूसर है उसका, वो क्या करता है, अगर उससे उसके आप सजेशन ले रहे हो, वो अगर एक्सेप्ट है तब उसको आप ब्रॉडकास्ट कर सकते हो। अब वो दूसरा तीसरा क्वेश्चन देखते क्या है, व्हाट इज पेटेंट। पेटेंट किसे कहते हैं, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्ट बिहाइंड द ग्रांटिंग पेटेंट। अब क्या कैसे हम पेटेंट कर सकते हैं। पेटेंट का मतलब क्या है, ग्रांट एंड एक्सक्लूसिव राइट बाय द गवर्नमेंट टू ट्रू फर्स्ट इन्वेंटर। देखिए फर्स्ट इन्वेंटर था ना, कि पेटेंट मतलब क्रिएशन, और या तो क्रिएटर या पेटेंट, सब तीनों का मतलब एक ही है। डियर उसका क्या था, डियर असाइन फॉर लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम तक था। ये नहीं कि ज्यादा है, ये नहीं कि हम हक दिया कि हमेशा ये कोई बना ही नहीं सकता, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। कोई भी ऐसा इन्वेंशन कोई है ही नहीं कि जो पॉसिबल है।
द पेटेंट इंजॉय द एक्सक्लूसिव राइट ओवर द पेटेंट ऑफ थर्ड पार्टी। मतलब ये थर्ड पार्टी कोई इसका मतलब अनऑथराइज पर्सन कोई आगे कॉपी न कर सके, ये सब अथॉरिटी या प्रोवाइड करता है, ये राइट प्रोवाइड करता है किसी पेटेंटी को। मतलब पेटेंटी मतलब क्या हुआ, जो जिसका जो दवा बनाया हो या जो भी कोई प्रोडक्ट इन्वेंट किया है, फर्स्ट इन्वेंटर है, उसको कोई कॉपी नहीं कर सकता, या अनऑथराइज पर्सन कॉपी नहीं कर सकता। पेटेंट इन्वेंशन बिकम फ्री ऑफ पब्लिक यूज आफ्टर एक्सपायरी टर्म। मतलब उसका अगर एक्सपायरी जैसे उस कुछ साल के लिए पीरियड ऑफ अमाउंट ऑफ टाइम के लिए क्या होता है, वो फिक्स हो जाता है, कितने 2 साल के लिए मैं पेटेंट कराया हूँ कि 2 साल तक कोई और दूसरी कंपनी से कॉपी नहीं कर सकती। फिर उसका जब एक्सपायरी डेट खत्म हो गया, लिखा नहीं यहाँ पे यूज ऑफ एक्सपायरी इन टर्म ऑफ पेटेंट, द पेटेंट सीज टू हैव इफेक्ट बाय द नॉन पेमेंट और इनेबल फेस। मतलब उसके बाद कोई बना सकता है। ऑब्जेक्ट क्या है बिहाइंड का, पेटेंट प्रोवाइड इंसेंटिव टू इंडिविजुअल बाय ऑफरिंग द रिकॉग्निशन ऑफ क्रिएटिविटी एंड मटेरियल रिवॉर्ड। अगर जैसे जैसे पेटेंट का इसलिए ऑब्जेक्टिव है कि पता चले, वो फेमस हो पर्सन, उसका फेम बने कि हाँ इन्होंने ये बनाया, इसलिए इसको हम क्या करते हैं, पेटेंट ग्रांट करते हैं उस पर्सन को इंथुजाइज करने के लिए कि और क्रिएटिविटी अपना दिखाए, और उसको इसलिए उसे क्या करते हैं, मेटेरियली रिवार्ड करते हैं, कोई पैसा दे देते हैं या कुछ जैसे कुछ होता है ना, जैसे आपका अवार्ड कुछ रूप में जैसे होता है, चेक दे देते हैं, ये सब दे देते हैं मार्केट, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, मार्केटेबल इन्वेंशन ये सब होता है। अब चौथा क्वेश्चन क्या है कि ये अब सैलिएंट फीचर्स क्या है पेटेंट अमेंडमेंट एक्ट के। अमेंडमेंट मतलब क्या होता है, चेंजेस इन ए कॉन्स्टिट्यूशन लॉ विदाउट एनी हार्म द बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन जो लॉ बनाया गया उसमें चेंजेस ला सकते हैं, लेकिन उसका जो मूल अधिकार या मूल उसका जो ढांचा है उसे बिना चेंज किए हुए उसे अमेंडमेंट करते हैं। अब इसके देखते हैं पेटेंट एक्ट क्या है, 2002 में लाया गया था, ये याद रखिएगा, 2 नंबर में पूछ सकता है। अब इसके क्या है, पहला फर्दर कोडिफिकेशन ऑफ नॉन पेटेनेबल इंफॉर्मेशन, कि कोई भी अगर आप कोई दवा बनाए तो उसका इंफॉर्मेशन दीजिए कि हम पेटेंट करवाने के लिए एटलीस्ट 20 साल टर्म ऑफ द पेटोलॉजी और टेक्नोलॉजी, इतने भी टेक्नोलॉजी 20 साल तक कम से कम होता है। प्रोविजन ऑफ रिवर्सल बर्डन प्रूफ उसके पास रहता है कि क्या हमने बनाया, कौन सा दवा बनाया। डिलीटेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ लाइसेंस ऑफ राइट, जब एक्सपायरी टाइम खत्म हो जाता है तो उसको कोई भी यूज कर सकता है, मतलब कि बना सकता है। अब उसके बाद स्टेब्लिश ऑफ अपीलेट बोर्ड, उसमें क्या होता है, कोई भी एक बोर्ड मेंबर होता है, उसे वो पहले अपील करता है, अपीलेट मतलब अपील पहले करता है, फिर उसके बाद वहाँ पे जो हमारा ज्यूरिडिक्शन है तो वहाँ पे अलाउ करता है, हाँ ठीक है आप इसको पेटेंट बनाइए, तो उसके बाद वो हमारा आगे पैरेलल इंपोर्ट, वहाँ पे फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट स्टार्ट हो जाता है। फिर उसके बाद देखते हैं क्या 5वां क्वेश्चन, प्रोसीजर क्या है ऑब्टेनिंग पेटेंट। अब पेटेंट लेने के लिए क्या पहले करना होगा, सेम प्रोसीजर, ऊपर ही ऑब्जेक्टिव ऐसा है कि एप्लीकेशन पहले एक जनरेट करना होगा। इसमें क्या होता है कि कोई भी एक इन्वेंशन होता है तो वो क्या करे, पहले वो इन्वेंट करता है तो वो बताता है कि मैंने इन्वेंट किया, किस रूप में, एप्लीकेशन के रूप में, या तो उसके साथ क्या अटैच करना होता है, कोई भी प्रूफ या राइट उसके साथ होना चाहिए, वर्च्यू ऑफ असाइनमेंट राइट ये सब होना चाहिए। और एप्लीकेशन शैल बी टेकन इम्प्लीकेंट इन पोजीशन ऑफ इन्वेंशन एंड नेम ऑफ ओनर, उसका नेम का ओनर होना चाहिए, क्लेम करे कि ये ट्रू है कि नहीं है, पता चला फेक ले गया, इसके पहले भी कोई बना चुका था, उसे वो पेटेंट नहीं करा सकता। इसलिए फर्स्ट टाइम फर्स्ट क्रिएटर एंड इन्वेंटर कैन ओनली बी असेस्ड टू फॉर एप्लीकेशन फॉर द पेटेंट। अब उसके बाद क्या है, हु कैन अप्लाई फॉर पेटेंट। अब कौन अप्लाई कर सकता है, वही कि जो पर्सन क्लेम करे पहले फर्स्ट टाइम में, फर्स्ट इन्वेंटर ही असाइन, वही असाइन करेगा। हुम टू अप्लाई, वही इसमें 4 पेटेंट ऑफिस इन इंडिया है, कहाँ कहाँ है याद कर लीजिएगा, मुंबई, कलकत्ता, आगरा, जितने भी मेट्रोपॉलिटिशियन सिटी हमारे, वहाँ पे हमारा पेटेंट ऑफिस है, मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली एंड चेन्नई। And after that the right holder can file their patent application in only पेटेंट ऑफिस, वही पेटेंट ऑफिस में ही, वो भी जिस टेरिटोरियल, मतलब टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन, मतलब कि जिस टेरिटोरियल में, जैसे आप यहाँ पे कुछ इन्वेंट किए, आपके साइड में क्या दिल्ली नजदीक है, जैसे हम यहाँ पे इसमें बिजनौर में है तो उसके नजदीक दिल्ली है, तो वहाँ पे दिल्ली ऑफिस में जाके हम पेटेंट करा सकते हैं। अब उसके बाद क्या है, प्रोविजनल एंड कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। इसमें क्या होता है कि जितने भी एप्लीकेशन आप देते हैं प्रोविजनल, जिसे कंप्लीट करने के लिए, वो उसके अंडर आता है। जैसे कुछ ऑफिस में आप ले गए तो उसे वहां पे प्रोविजनल करा सकते हो और कहीं नहीं करा सकते। उस पर क्या होता है, एप्लीकेशन आपका प्रूफ होता है, ये सब मांगता है, और ये एटलीस्ट 12 मंथ के अंदर होना चाहिए, विद इन द 12 मंथ। उस पर डेट भी होना चाहिए, हर चीज होना चाहिए। एवरी कंप्लीट स्पेसिफिक क्या होता है, फुल्ली डिस्क्राइब हो कि किस बारे में इन्वेंट है, कि इकोलॉजी या इन्वायरमेंटोलॉजी को हम इफेक्ट न करे, इसलिए पहले वो देखना पड़ेगा।
फिर उसके बाद पब्लिकेशन ऑफ एप्लीकेशन, जब आप अप्रूव हो जाए तो अब जैसे वहाँ पे आप ऑफिस में गए पेटेंट ऑफिस में, वहाँ पे अगर अप्रूव हो गया तो उसके बाद क्या करें, पब्लिक वो जो गवर्नमेंट ऑफिस वहाँ पे है, जो ऑफिसर वहाँ पे बैठे रहेंगे, वो उससे आपसे पूछेंगे कि कितने टाइम तक आप एक्सपायरी करना चाहते हैं, कब आपका ये जेनरिक हो जाए, तो ये सब। और वेयर द सिक्रेसी डिक्रेशन इज सेकेंड सेक्शन, ये अब यहाँ सेक्शन लिखा है 35, सेक्शन 3, सेक्शन 9, ये सब उसी के अंडर आते हैं। अगर जैसे आपको पाया गया गलत आपका हुआ, जैसे ये पब्लिकली पहले से ही था तो आप उसको दोबारा पाया गया तो आपके ऊपर चार्जेस भी लग सकते हैं आईपीसीआर के। फिर उसके बाद क्या होता है, एग्जामिन ऑफ द एप्लीकेशन, जब यहाँ पे आपका एग्जामिन किया जाएगा कि देखा जाएगा कि जो विद इन पीरियड ऑफ 48 मंथ का पीरियड होता है, उसमें अगर आपका जो आपने एक्सपेरिमेंट या कोई भी इन्वेंट किया था वो सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं, तभी वो जाके फिर आगे पेटेंट के लिए अप्लाई करेगा। फिर लास्ट में आता है ग्रांट ऑफ द पेटेंट, अब उसे ग्रांट करना। अगर सब चीज हो गया, एग्जामिन हो गया, हमारा एप्लीकेशन दे दिए, चेक हो गया, प्रोविजनल सेटअप हो गया, पब्लिक एप्लीकेशन हो गया, हर चीज हो गया, तो उसके लिए फिर उसके बाद क्या होता है, पेटेंट फॉर 20 ईयर डेट ऑफ एप्लीकेशन, जब से आप अप्लाई किए थे जिस एप्लीकेशन डेट से, उसके बाद से वो पेटेंट हो जाएगा। अब पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट क्या होता है, देखिए पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट मतलब कि जो कोई भी चीज सेलिंग ऑफरिंग टू द सेल यूजिंग मैन्युफैक्चरिंग पेटेंट विदाउट द ओनर परमिशन, जैसे कि ओनर बिना ओनर के परमिशन के बिना ही आपने उसे सेल किया, उसे मैन्युफैक्चरिंग के लिए बनाया, तो वो क्या होता है पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट। या एक्सपोज अनऑथराइज, जैसे थर्ड पर्सन है तो वो क्या हुआ, बिना पूछे फर्स्ट पर्सन जो बनाया था बिना पूछे उससे उसका पब्लिश कर दिया, तो ये क्या हो गया, पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट हो गया। अनऑथराइज पर्सन, सेलर, यूजर, मैन्युफैक्चरर कोई भी हो सकता है। तो द लायबिलिटी इवेंट, अब कितने प्रकार के यहाँ पे इन्फ्रिंजमेंट होते हैं ये देखते हैं। अब पहला क्या है, डायरेक्ट इन्फ्रिंजमेंट, इट ऑकर व्हेन द प्रोडक्ट इज सब्सटेंशियली क्लोज टू एनी पेटेंट प्रोडक्ट और इन केस वेयर द मार्केट कॉमर्शियली यूज इन्वेंशन इज कैरियड विदाउट परमिशन। अब वही यहाँ पे डायरेक्ट है कि बिना परमिशन के, जैसे आसपास में देखा कि इन्वेंट हुआ है तो तुरंत उसका डुप्लीकेट बना दिया। अधिकतर आप सुनते होंगे कि चाइना डुप्लीकेसी माल बनाती है, ये सब इसी में आता है डायरेक्ट। और नहीं, ये इनडायरेक्ट में आता है। और डायरेक्ट में आप क्या क्या होता है, इंडिया में खुद का अगर इन्वेंट हो रहा है गलत, जैसे खुद आज बनाया कोई नया तो उसका दूसरा कोई बना दिया इन्वेंट, उसका डुप्लीकेट कर दिया, डायरेक्ट इन्फ्रिंजमेंट हो गया। अब इनडायरेक्ट क्या होता है, इन ऑकर सम अमाउंट ऑफ डिसाइड एक्सीडेंटल रिफ्रिजमेंट हैपन, जैसे क्या होता है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि यहाँ पे जैसे इंडिया में कोई एक चीज इन्वेंट हुआ, जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, पता चला एट द सेम टाइम एट डिफरेंट प्लेसेस वो दूसरे कंट्री भी इन्वेंट किया, तो ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट इन्फ्रिंजमेंट हो गया कि पता ही नहीं चला कि वहां पे भी पहले से ही डुप्लीकेसी। इसका इसमें ये कब आ सकता है, जब हमारे पास लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन हो, तब लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन रहेगा तो हमारा ये आने का चांसेस है। फिर उसके बाद क्या होता है, अब ये क्या क्या इसके इन्फ्रिंजिंग के एक्टिविटीज है, कैसे परफॉर्म होता है। अब पेटेंट एक्ट जब 1970 में आया था, जैसे 2002 में इसे अमेंडमेंट किया गया था, चेंजेस लाए गए थे, तो उसमें डज नॉट एग्जैक्टली वहां पे कोई भी जैसे लिस्ट कितने एक्टिविटीज है वो सब मेंशन नहीं था, इसलिए उस समय क्या हुआ, इन्फ्रिंजिंग एक्टिविटीज होने लगे थे कि डुप्लीकेसी का पता चलता था। तब उसके बाद क्या हुआ, अमेंडमेंट आया 2002। फिर उसके बाद आप देखेंगे कैसे कैसे रूल एंड रेगुलेशन आया कि अब किसी चीज को आप पेटेंट कराने तो उसके अंदर क्या उसके रूल एंड रेगुलेशन, टर्म एंड कंडीशन है, तब उसके बाद अप्लाई करेंगे। ये सब इन्फ्रिंजिंग एक्टिविटीज में आया था। द वन कैन प्रिवेंट दैट डायरेक्टली थर्ड पार्टी, मतलब थर्ड पार्टी को उसके ऊपर वो केस कर सकते हैं अगर उसका फोटो जैसे फोटो क्या मतलब कॉपीराइट होता है इशू, ये सब इसमें आता है। आपका नॉन इन्फ्रिंजमेंट में क्या होता है, इसमें अब देखिए आपका इन्फ्रिंजमेंट में कौन सा सेक्शन था, 48, और ये नॉन इन्फ्रिंजमेंट में कौन कौन सा सेक्शन था, 47, 49 और 107A। डिफाइन द सर्टेन, अब इसमें टर्म और इशू बताता है। पहला क्या है, गवर्नमेंट यूज। फिर उसके बाद क्या है, एक्सेप्शन ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च उसके ऊपर हुआ, एग्जामिन हुआ, तब उसके बाद फिर सप्लाई ऑफ मेडिकल ड्रग्स, जैसे मेडिकल देखते हैं, मेडिकल में पेटेंट एंड जेनरिक अधिकतर होता रहता है, उसके द्वारा इंस्टीट्यूशन जो गवर्नमेंट द्वारा ऑथराइज्ड हो। फिर क्या होता है, पेटेंट इन्वेंशन यूज फॉर फॉरेन वेसल, फॉरेन वेसल के लिए तभी यूज हो सकता है जब गवर्नमेंट द्वारा वेरीफाइड हो। बोलर एग्जेक्शन एंड पैरेलल इंपोर्ट, यही इंपोर्ट एक्सपोर्ट होने लगे। अब दूसरा देखते हैं, कॉपीराइट किसे कहते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय टर्म कॉपीराइट। कॉपीराइट का मतलब क्या, हु इज द ओनर ऑफ कॉपीराइट। कॉपीराइट एक क्या, एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का ही टाइप है जो ओनर को क्या करता है कि राइट देता है कि वो कोई दूसरा कंपनी उसको कॉपी नहीं कर सके। ट्रेडमार्क जैसे हो गया एग्जांपल कि कोई दूसरा कोई कॉपी न कर सके। कॉपीराइट का 1957 में सपोर्ट कॉपीराइट रूल लाया गया था। 1958 में गवर्नमेंट ला इसे प्रोड्यूस और पब्लिश कर दी थी प्रोटेक्शन, क्योंकि इंडिया को प्रोटेक्ट मतलब कि जैसे उसमें कोई और सारे चेंजेस ना ये सब करने लाने के लिए कॉपीराइट एक्ट 1975 लाया गया था, और 1957 में लाया गया था, और 1958 में एटलीस्ट पब्लिश तो कर दिया गया था। फिर उसके बाद 2012 में फिर नए सारे अमेंडमेंट आते रहे, क्योंकि रूल एंड रेगुलेशन उसमें टर्म मेंशन करने के लिए।
अब देखते हैं आगे क्या है। ओनर ऑफ द कॉपीराइट वर्क, ओनर का क्या काम होता है कि वो वहां से जाए एप्लीकेशन प्रोवाइड करे। फर्स्ट ओनर वही होता है कि वो किस किस पहले सेक्टर में, लिटरेरी में, म्यूजिकल में, आर्टिस्ट वर्क की किस सेक्टर में, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, उस सेक्टर के हिसाब से उसका वर्क होगा। फिर उसके बाद क्या एम्प्लॉय या कॉन्ट्रैक्टर है, फिर या तो ज्वाइंट क्या होता है, कई लोग 3-4 लोग का ग्रुप मिलके कोई भी चीज इन्वेंट किए रहते हैं, या कोई एम्प्लॉयर या कॉन्ट्रैक्टर वर्क कोई होता है। फिर ट्रांसफर ऑफ राइट का अगर ट्रांसफर करना है, जैसे कॉपीराइट का दूसरे, ये कहना है कि अब जैसे कि यहाँ पे लिखा है ना, कॉपीराइट एंड नाइबरिंग राइट्स आर जनरली ट्रांसफर बाय असाइनमेंट बाय द टेस्टामेंट्री डिस्पोजिशन ऑफ इनहेरिटेंस। मतलब कि जैसे ट्रांसफर ऑफ राइट मतलब क्या है, जैसे इस कंट्री में जैसे आप कुछ बनाए उसको ट्रांसफर करना है दूसरे में, तो कॉपीराइट का इशू मतलब उसमें कर सकते हैं, लीगली होना चाहिए लेकिन, और इसका लाइसेंस लेना पड़ता है, जैसे जनरली जानते ही हैं। अब कॉपीराइट में भी इन्फ्रिंजमेंट होते हैं। इन्फ्रिंजमेंट मतलब क्या होता है, निगेटिव, जैसे क्या होता है कोई ट्रेडमार्क, जैसे आप देखे होंगे एडिडास का ट्रेडमार्क होता है, एडिडास का ट्रेडमार्क कुछ ऐसा होता है। फिर उसका क्या होता है, कॉपी भी कोई करके थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस ला देता है, तो ये क्या होता है, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट होता है, निगेटिव राइट होता है। दैट लेस ओनर एंजॉय एक्सक्लूसिव राइट ओवर हिज, दूसरे के वर्क पे दूसरा कोई एंजॉय करे, तो हिंड्रेंस ऑफ अदर ये ना हो, इसलिए हम इसको लाते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं, फिर उसके बाद क्या है, इसमें पॉइंट लिखा है, वर्क इज यूज एक्सप्लॉइट एनी पर्सन अदर देन द ओनर विदाउट एन ऑथराइज, मतलब उसके बिना, वही थर्ड पर्सन इसमें यही है। फिर उसके कि बिना उसकी उसके कंसेंट के थर्ड पार्टी क्या उसका वो कॉपी यूज करने लगा, ट्रेडमार्क यूज करने लगा, उसका जो पोएट्री है वो भी है, वो भी दूसरा कॉपी प्रिंटर पे प्रेस वाले प्रिंट कर पब्लिश कर दिए, ये सब इसी के अंदर आता है कि नहीं होना चाहिए। इसलिए गवर्नमेंट 1957 में कई सारे अमेंडमेंट लाया अनऑथराइज्ड पर्सन के लिए, ये सब आप पढ़ सकते हैं इसमें। फिर उसके बाद क्या है, सिविल, व्हाट आर द रेमेडीज ऑफ कॉपीराइट, क्या कॉपीराइट के क्या क्या इन्फ्रिंजमेंट के, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट के रेमेडीज क्या क्या है। पहला सिविल रेमेडीज, कॉपीराइट जब 1957 में लाया गया था तो उसमें कई सारे हर्डल होने लगी थी, इसलिए अमेंडमेंट हुआ। टर्म टाइटल इन वे ऑफ इंजक्शन और डैमेज अकाउंट, कई सारे डैमेज भी होने लगे थे, तो उसके लिए क्या 3-4 स्टेप लाए गए थे। पहला क्या, इंटरलोक्टरी इंजेक्शन, इसमें क्या होता है, कोई भी टेम्पररी इंजेक्शन अगेंस्ट इन्फ्रिंजमेंट टिल द फाइनल डिस्पोजल नॉट सूट। इसमें क्या होता है, इंटरलोक्टरी मतलब जैसे कोई अगर थर्ड पार्टी मतलब कैचअप हो गया कि ये हाँ ये इन्होंने कॉपीराइट का मतलब कि वो किया है, प्रोहिबिट किया है, तो पहला क्या इंटरलोक्टरी में क्या होता है, एक टेम्परेरी लेवल पे उसका टेस्टमेंट क्या आता है, जजमेंट क्या आता है, उस पर देखा जाता है कि ये बात सही है कि नहीं है। और दूसरा क्या, एंटन पिलर ऑर्डर, an order permitting the copyright owner along the local commissioner appointed by the court or permits and seize the infringement good। अब जो जैसे एंटन पिलर मतलब क्या है, जैसे कोई व्यक्ति, जैसे कोई भी पर्सन दूसरे का जैसे मान लीजिए एग्जांपल लीजिए, लिटरेचर का ही किसी ने दूसरे कंपनी का पब्लिश किया है अपने पे, तो उसे जब अगर वो इंटरलॉक्टरी इंजेक्शन में पब्लिश हो गया कि हाँ पता चल गया ये सही है कि इन्होंने कॉपीराइट की मतलब कॉपीराइट का इशू इनके ऊपर आया है, तो उसके बाद क्या करते हैं एंटन पिलर ऑर्डर में कि वो जितने भी वो दूसरा थर्ड पार्टी गलत काम किया रहता है उसका बनाया रहता है प्रोडक्ट, सब प्रोडक्ट पे चीज हो जाता है तुरंत। फिर जॉन डो ऑर्डर, ये सब टर्म जान लीजिए पॉलिटी के टर्म है, इसका ऐसे कोई मतलब कि कठिन नहीं है, बस याद करना जरूरी है इसको। सीज एंड डिसीज ऑर्डर पास बाय कोर्ट अगेंस्ट द अननोन इन्फ्रिंजर, और जो अननोन इन्फ्रिंजर है उसके ऊपर उसके ऊपर केस लाएंगे बनाएंगे कि क्या उसका क्या उसके जैसे अगेंस्ट क्या क्या रूल और रेगुलेशन, उसके मतलब उसके अंडर उसका पनिशमेंट करेंगे, बस यही समझिए। जॉन डो में फाइन आपका होता है फाइनल ऑर्डर। फिर एक क्रिमिनल रेमेडीज क्या है, जैसे कोई इसमें क्या होता है कि इसमें चार्जेस इंक्लूड होते हैं, जैसे 50,000 या 6 महीने का जेल भी हो सकता है, ये इंटेंडेड एक्सटेंड कितना 2 लाख तक हो सकता है, प्लस उसका सीज, प्लस इसके बाद ये सब किसके अंदर आते हैं, अमेंडा ये सेक्शन 63 के अंदर। अब देखते हैं पार्ट 2 में क्या है। एक्सप्लेन द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005, ये राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या क्या मतलब इसमें क्या क्या होता है और इसके कितने प्रकार के रिक्वेस्ट होते हैं कि हम आरटीआई के थ्रू कर सकते हैं। अब आरटीआई एक्ट लाया गया था 2005 में लाया गया था। अब ये क्या क्या इसमें क्या होते हैं कि मैंडेट टाइमली रिस्पॉन्स टू सिटीजन रिक्वेस्ट फॉर गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन, जैसे कुछ भी हुआ तो उसके प्रति जैसे गवर्नमेंट का कोई भी स्कीम लॉन्च कर दिए तो आप राइट टू इन्फॉर्मेशन के यूज करके आप उसका जान सकते हैं कि गवर्नमेंट इसमें क्या स्कीम कर सकती है। आप किसी गवर्नमेंट ऑफिस पे जाके उससे पूछ सकते हैं आपका सिटीजन चार्टर, एक टर्म होता है सिटीजन चार्टर का। इस सिटीजन चार्टर ये क्या होता है, या पहले जैसे रूल है उसमें रूल एंड रेगुलेशन या क्या टर्म एंड कंडीशन डिसाइड होता है सिटीजनशिप के लिए, वो इसमें सिटीजन चार्टर में हमारा पूरा पहले से ही होता है। तो वही एक सिटीजन चार्टर का एक मूल रूप है राइट टू इन्फॉर्मेशन। Action is the most important act which employ ordinary citizen to
क्वेश्चन ऑन गवर्नमेंट एंड वर्किंग, कि गवर्नमेंट अगर कोई गलत मतलब जैसे गवर्नमेंट काम नहीं करी तो आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक ये है कि जान लीजिए जनरल पब्लिक के लिए उसका अधिकार होना चाहिए कि जानने के लिए गवर्नमेंट इसमें स्कीम क्या ला रही है, किसके लिए ला रही है, क्यों ला रही है, कितना जैसे ओल्ड पेंशन स्कीम होता है, कई सारे जैसे आपके ये भी आते हैं कि जैसे रिजर्वेशन होता है, ये सब आपको जानने का अधिकार होता है। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी या एजेंसी से आप जान सकते हैं कि क्या हमारा स्कीम है। ये सब आपके ऊपर, आपका जो राइट टू इन्फॉर्मेशन इसी के अंदर आता है कि करप्शन इससे कम हो। अब देख सकते हैं टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट के क्या क्या है। द सिटीजन कैन सीक एनी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम गवर्नमेंट से, वो भी कि जो विद इन द बाउंड्री, ये नहीं कि आप लॉ रॉ जैसे हो गया या सिक्योरिटी पर्पज से आप जान रहे, ये सब आपका अधिकार नहीं है। कुछ भी सर्टेन बाउंड्री के अंदर आपका जो आपके इन्फॉर्मेशन आप जान सकते हैं गवर्नमेंट से कि क्या ला रही है क्या नहीं ला रही है। अब उसके बाद क्या है, सम इन्फॉर्मेशन कैन अफेक्ट द, कोई इन्फॉर्मेशन जो हमारे सोवेरेनिटी मतलब संप्रभुता, इसको हिंदी में भी कहते हैं संप्रभुता, और इंटीग्रिटी, मतलब कि जो सोवेरेनिटी और इंटीग्रिटी अपने नेशन को, इंडिया का नेशन को बचाए रखे, मतलब कि उसके अंडर में देखते हुए हम राइट टू इन्फॉर्मेशन प्रिव्यू कर सकते हैं, मतलब कि देख सकते हैं। ये नहीं कि ऐसे आप कोई भी टेररिस्ट भी, जैसे इसमें सिटीजन में भी होता है कि कोई गलत इन्फॉर्मेशन लीक कर देता है, ये सब भी इसी के अंडर होता है। अब ऑब्जेक्टिव क्या है राइट टू इन्फॉर्मेशन, वही बताया था, करप्शन कम करने के लिए, सिटीजन को एम्पावर करने के लिए, ये सब इसी के अंदर आता है। ये सब देख लीजिएगा। और इसमें क्या है, अब इसमें क्या है, डिस्क्राइब द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। अब इसके अंदर क्या था कि जैसे कोई भी ये किसके अंदर पहले आएगा, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, इसे बोलते हैं MIETY, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री, कैबिनेट मिनिस्ट्री का एक पार्ट है, उसी के अंडर आता है ये। अब इसका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में क्या है, मतलब कि ये कैसे भी, जैसे कोई भी, जैसे ऑनलाइन जितने भी पोर्टल हैं उनको कैसे मतलब उसको प्रोटेक्ट करे, ये सब इसी के अंदर आता है। इसमें देखेंगे इसके कस्टम हाईलाइट क्या है, डिजिटल सिग्नेचर का यूज करना, इलेक्ट्रिकल गवर्नेंस, जैसे ई गवर्नेंस आपका 5th यूनिट है ई गवर्नेंस के बारे में, सेम चीज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंदर आता है। अब कोई भी स्कीम ला रही है तो उसको सर्टिफाइड करना, सर्टिफाइड अथॉरिटी इसमें करना, स्कीम ऑनलाइन भी चल रहा है, पेनाल्टी एंड वेरियस ऑफेंस, मतलब किसी को अगर चोट वोट पहुंचाने पे भी इसमें होता है। अब साइबर रेगुलेशन अपीलेट ट्रिब्यूनल, अभी ये देखिए साइबर रेगुलेशन, इसमें साइबर क्राइम का ज्यादा चल रहा है कि लोग फेक मैसेजेस बना के दूसरे का पैसा, बैंक करप्सी, ये सब इसी में आता है कि ये साइबर क्राइम के थ्रू, साइबर रेगुलेशन के थ्रू हम इसको कम कर सकते हैं, प्रोहिबिट कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रूल एंड रेगुलेशन कमेटी, अभी ये एक कमेटी बनाया गया, याद करने वाला टर्म है, साइबर रेगुलेशन एडवाइजरी कमेटी, इसी के अंदर आता है। अब ई गवर्नेंस किसे कहते हैं, ई गवर्नेंस इज इंटीग्रेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन, ये क्या होता है, कोई भी एक इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ई गवर्नेंस के अंदर आता है। कोई भी अगर स्कीम जैसे लाए, जैसे कोई भी स्कीम लाए उसे सिंपली सिटीजन तक पहुंचाने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। ई गवर्नेंस क्या लिखा है, सिंपली प्रोसेस फॉर ऑल गवर्नमेंट, सिटीजन, बिजनेस, नेशनल, स्टेट, लोकल या स्टेट लेवल पे सभी को इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए। अब ऐसे अगर पहले क्या होता था, मास मीडिया जैसे होता, मास मीडिया वाली ठीक है, प्रिंट मीडिया जैसे होता था, उसमें कुछ लोगों तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाता था, रूरल एरिया तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाता था, तो उसके लिए क्या लाया गया, ई गवर्नेंस वाला सिस्टम लाया गया। ये सक्सेसफुल भी रहा, जैसे ई मित्रा प्रोजेक्ट, आपका स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, आंध्र प्रदेश ई सेवा भी लाया, तो धीरे धीरे स्टार्टअप हुआ, अच्छा इसमें सक्सेसफुल भी है ये ई गवर्नेंस के। ऑब्जेक्टिव क्या है, वही डिलीवरी ऑफ इंफॉर्मेशन, जैसे टू द सिटीजन जल्दी से हो सके, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी मेंटेन रहे, ट्रांसपेरेंसी मतलब पारदर्शिता, अकाउंटेबिलिटी मतलब सभी को उसके अधिकार हो, एम्पावरिंग द पीपल थ्रू इन्फॉर्मेशन, यही चीज, इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ गवर्नमेंट, करप्शन कम हो, हमारा सभी को इन्फॉर्मेशन पता हो, इन बिजनेस और इंडस्ट्री को भी पता हो क्या उसके लिए स्कीम है। अब एडवांटेज डिसएडवांटेज देख लेते हैं इसके क्या है। एडवांटेज जैसे स्पीड, तुरंत पहुंच सके, सेविंग कॉस्ट पेपर ऊपर का जैसे पैसा होता है कि वो एडवर्टाइज करने के लिए सब बच जाता है, ट्रांसपेरेंसी, सबको पता चलता है कि ये अकाउंटेबिलिटी, ये सब इसी में। अब डिसएडवांटेज क्या है कि इसके लिए एक सेटअप चाहिए एक बार, लेकिन इसमें क्या होता है डिसएडवांटेज ये भी कर सकते हैं, एक बार सेटअप हो गया फिर उसके बाद इजी हो जाता है, मतलब फर्स्ट टाइम पे कॉस्ट ज्यादा चाहिए, फिर उसके बाद कम चाहिए, ये आपका आ जाता है। फिर उसके बाद क्या है, इलिटरेसी, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन, जैसे क्या होता है कि इलिटरेसी, जैसे आप देखते हैं रूरल एरिया या फार्मर होते हैं उतना लिटरेट नहीं होते कि वो ऑनलाइन पोर्टल को यूज करें, इसलिए क्या होता है कि ये इलिटरेसी वाले के लिए कुछ थोड़ा ये हो सके। और साइबर क्राइम, जैसे जानते हैं कि साइबर क्राइम या कोई और दूसरा कोई जैसे हैकर है, क्या हैक कर लेगा हमारे लीगल इन्फॉर्मेशन को गवर्नमेंट द्वारा, तो हमारे सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी गवर्नमेंट का है जो उसको हार्म करेगा। अब देखते हैं क्या है, सिक्योर द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एंड डिजिटल,
क्या है, मतलब कि जैसे सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड क्या क्या ये आया था किसमें, सेक्शन 14 के अंदर क्या डाउन किया गया है, वेयर एनी सिक्योरिटी प्रोसीजर हैज बीन अप्लाइड टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम। इसका मतलब ये है कि अगर कोई एविडेंसेस या केसेस आपके ऊपर हुए हैं, अगर आप उसके पास प्रूफ रखे हैं, वो भी किसी गैजेट में रखे हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में रखे हैं, तो वो क्या होगा, आपका अप्रूव किया जाएगा, मतलब लिया जाएगा सेक्शन 14 के अंदर। अब इसमें देखिए, यहाँ पे देखते हैं रिकॉर्ड वही चीज लिखा है, सिक्योर सेक्शन 15 में क्या गया था, कोई भी सिग्नेचर भी होगा ये भी रखा जाएगा, डिजिटल सिग्नेचर, सिग्नेचर क्रिएशन डेटा, ये सब भी उसको लीगली माना जाएगा। ये नहीं कि उसे कोई फेक कहेगा, अगर ओरिजिनल उसका रहेगा तब। अब डिजिटल सिग्नेचर देख लेते हैं क्या है। डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, डिजिटल इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉनिक और फिजिकल पेपर सर्टिफिकेट, मतलब एक फिजिकल, जैसे फिजिकल नहीं कर सकते, जैसे डिजिटल पेपर का कोई भी सर्टिफाइड हो उसके साथ जैसे डिजिटल सिग्नेचर अधिकतर लोग बनाते हैं कि एक बार बना दिए तो कई सारे लोगों को प्रूफ कर सके, जो कि प्रूफ करे एक आइडेंटिटी को प्रूफ करे, और उसमें एसेट इंफॉर्मेशन इंटरनेट ये सब हो जाएगा। उसमें कई सारे क्लासेस भी हैं, जैसे क्लास 2 डिजिटल सिग्नेचर है, क्लास 3 डिजिटल है। इस क्लास 2 में देख लेते हैं क्या है, इसमें ऑलरेडी मेंशन होता है कि जैसे क्या होता है, उसको बार बार कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं, ईमेल अटैच कर सकते हैं उसके साथ, ऑनलाइन फॉर्म ये सब भरने के लिए। अब क्लास 3 का क्या है, सेफेस्ट फॉर ऑल सर्टिफिकेट, सभी सर्टिफिकेट को सेव करने के लिए ई कॉमर्स, ऑनलाइन ट्रेडिंग इसमें यूज कर सकते हैं। अब साइबर रेगुलेशन ऑफ एपिलेट रेगुलेशन देख लेते हैं क्या है। अब साइबर अपीलेट ट्राइब्यूनल रेगुलेशन में क्या था, इस्टेब्लिश करे, जैसे कोई भी कंट्रोल करने के लिए, साइबर क्राइम को कंट्रोल करने के लिए, ये किसके अंडर आया था, कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज, ये याद टर्म किया गया, कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी, CCA के। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, दो प्रकार की बॉडी होती है, एक स्टैट्यूटरी और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होता है। तो स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब कि गवर्नमेंट, मतलब कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ मेंशन नहीं रहता है, मतलब कि गवर्नमेंट द्वारा लाई गई होती है। अब ये इसके क्वालिफिकेशन, जैसे इसमें यही चीज है आपका कि इसके क्वालिफिकेशन कैसे है कि उसमें जैसे ही इज क्वालिफाइड फ्रॉम जज ऑफ हाई कोर्ट द्वारा, जैसे कोई भी पर्सन है तो उसे ग्रेड 1 का, उसे लीगल सर्विस के अंदर को उसके मतलब कि ये कह सकते हैं कि कोई भी एक अथॉरिटी पर्सन होने के लिए, उसको जैसे रन करने के लिए, जो साइबर वाला अपीलेट कमेटी बना था उसको रन करने के लिए वो क्या होना चाहिए, क्वालिफाइड फ्रॉम द हाई कोर्ट ऑफ जज, इंडियन लीगल सर्विस में उसका ग्रेड 1 का एक जॉब होता है, वो इसी में होगा। अब टर्म एंड ऑफिस भी इसमें कंडीशन है क्या है कि वो एज ऑफ 65 अटेन हु इज विच एवर इज अर्लियर, और इसमें क्या है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल इज 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ एंट्रिंग, मतलब कि वही चीजें इसमें एक्सपीरियंस ये सब होना चाहिए। और रिजाइनेशन और रिमूवल कि वो रिजाइन भी कर सकता है अगर एट टाइम, जैसे उसका कि अब यहाँ पे लिखा ना कि टू रिमूव द प्रेसिडेंसिंग ऑफिसर एंड के साइबर क्राइम ट्रिब्यूनल, इसका मतलब कि उसको प्रूव करना होगा, मिस बिहेवियर कोई करा तो उसको क्या होगा, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट उसे हटा भी सकती है, टू रिमूव द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, वहां से रिमूव भी कर सकती है। अब पावर कई सारे उसके पावर दिए रहते हैं, साइबर क्राइम के पावर दिए होते हैं, इस किसमें आता है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 एक्ट के अंदर आता है। अब देख वही चीज ऊपर भी लिखा है ये सब चीज। अब इसमें क्या है, लिमिटेशन इसके क्या है या शॉर्टकमिंग क्या है कि इंफॉर्मेशन की, कि इसमें क्या है, पहला क्या है, स्पैमिंग, मतलब स्पैम, अधिकतर आप नाम सुने होंगे स्पैम की, जैसे फेक मेल होता है, जैसे कोई भी यूट्यूब पे वीडियो आता है, शुरू में क्या होता है, फेक ईमेल जाता है, उसे मैसेज जाता है, ये सिर्फ इसी के अंदर आता है, इसी के अंदर आते हैं। यूएसए एंड यूरोपियन एंटी स्पैम, इसलिए यूएसए और यहाँ पे यूरोपियन कंट्री में एंटी स्पैम लेजिस्लेशन भी लाया गया है। इन्फॉर्मेशन एक्ट टेक्नोलॉजी डू नॉट डिस्कस विथ स्पैमिंग, मतलब यही कि आईसीटी हमारा एक्ट जो है वो स्पैमिंग को डिस्कस नहीं करता। और फीजिंग का मतलब क्या होता है कि कोई भी क्राइम प्रोसीजर करे, मतलब कि फ्रॉडलेंट प्रोसीजर, जैसे कि किसी का जैसे यूजर या पासवर्ड ये सब हैक करना है, किसमें आता है, फीजिंग के अंदर। यहाँ पे लिखा है ना, फीजिंग ऑफ इज कम अंडर यूजर नेम्स एंड पासवर्ड, ये सब क्रेडिट कार्ड ये सबको हैक करना फीजिंग के अंदर, ये सब भी आईसीटी के अंदर करते हैं, नहीं आता है। अब लास्ट हम देख सकते हैं क्या है, डेटा प्रोटेक्शन इन इंटरनेट बैंकिंग, कि हमारा जो डेटा प्रोटेक्शन इंटरनेट, कभी कभी क्या होता है हमारा जो इंटरनेट बैंकिंग किसी द्वारा हैक कर लिया जाता है, हैकर द्वारा, तो क्या होता है हमारा डेटा प्रोटेक्ट नहीं रह पाता है। लेकिन आईसीटी कहीं ना कहीं इसके लिए भी लैक होता है। यहाँ पे लिखा है ना, आईसीटी एक्ट टॉक अबाउट द अनऑथराइज्ड एक्सेस बट इट डज नॉट टॉक अबाउट द मेंटेनिंग इंटीग्रिटी ऑफ द कस्टमर, मतलब एक प्रोटेक्शन का बात करता है ठीक है, लेकिन ये क्या होता है, प्रोटेक्ट इंटीग्रिटी ऑफ जो कस्टमर का इंटीग्रिटी उसे भी तो मेंटेन करना जरूरी है, ये चीज नहीं होता है, इसमें लैकिंग होता है थोड़ा। और प्राइवेसी प्रोटेक्शन मतलब भले ये प्रोटेक्ट करता है लेकिन कुछ इशू आ जाते हैं, अब्सेंस ऑफ कोई स्पेसिफाई प्राइवेसी नहीं होता है इंडिया द्वारा, इसलिए क्या होता है, रिजल्ट क्या होता है, लास्ट में पता चलता है कि ये हमारा लॉस हो गया। इसलिए क्या होता है, कहीं ना कहीं प्राइवेसी प्रोटेक्शन में भी कहीं ना कहीं थ्रेट है।
तो अब लास्ट 5वां पॉइंट क्या है, आइडेंटिफाई द थेफ्ट, मतलब कि अगर पकड़ मान लीजिए कोई का भी फेल भी हो गया तो उसके अंदर क्या आइडेंटिफाई करना बहुत ही मुश्किल हो पाता है। तो इसलिए क्या बोला है, आइडेंटिफाई द थेफ्ट, ओरिजिनल ग्रोइंग गवर्नमेंट या आईटी एक्ट, मतलब कि वही आईटी एक्ट के अंदर कि फेल हो जाता है कि जैसे पता चले कौन थेफ्ट रियल थेफ्ट है, उसे पता करने के लिए बहुत ही मुश्किल होता है। फिर उसके बाद लास्ट पॉइंट क्या है, साइबर वार, इशू ऑफ साइबर वार वी हैज आल्सो मेट नॉट डिस्कस इन आर्ट, मतलब कि आईसीटी पूरा बन गया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लेकिन जो साइबर वार है उसके लिए भी कोई, जैसे इस समय तो मान लीजिए कई सारे रूल एंड रेगुलेशन स्कीम लाए गए गवर्नमेंट द्वारा कि उसको प्रोहिबिट किया जाए, पता करे कौन हैकर है, कौन साइबर क्राइम कर रहा है, इसी के अंदर पता चलता है। तो हमने ये चौथा यूनिट पूरा कंप्लीट कर दिया। आप में अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।